हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 11वीं इतिहास के पाठ 6 तीन वर्ग जो कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा में आएगा उसके बारे में आज समझेंगे कि चैप्टर क्या है। चैप्टर एंड होने के बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और चैप्टर को समझने का प्रयास करें। तो शुरुआत करते हैं। तीन वर्ग। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में 9वीं से 16वीं सदी के बीच, यानी 9वीं सदी से 16वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में, कौन सी यूरोप में? पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या परिवर्तन हुए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो तीन वर्ग अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। 9वीं से 16वीं सदी यानी कि 700 साल का टाइम पीरियड ये। आगे बढ़ते हैं। तीन वर्ग। तो पाठ का नाम तीन वर्ग है। तीन वर्ग क्या है? तीन वर्ग का मतलब है तीन सामाजिक समूह। ये पूरा चैप्टर तीन सामाजिक समूह के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कि नंबर 1 पे ईसाई, इन्हें पादरी कहते हैं। अभिजात वर्ग यानी भूमिधारक, कृषक। तो पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक, जो चैप्टर का नाम है तीन वर्ग, वो इन तीनों पे डिपेंड है कि पादरी, अभिजात वर्ग, कृषक, इन तीनों के आपसी संबंध, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर चैप्टर बना हुआ है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि तीन वर्ग में किन तीन वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक। ठीक है। और तीन वर्ग का मतलब है तीन सामाजिक समूह। तो तीन सामाजिक समूह की चर्चा करेंगे, पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक के बारे में। अब अगला है कि यहाँ की जानकारी कैसे मिलती है। यूरोपीय इतिहास, पश्चिम यूरोप की हम घटना पढ़ रहे हैं, तो जानकारी के स्रोत, जैसे कि हर चैप्टर में जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि इस क्षेत्र की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसकी जानकारी के स्रोत हैं। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत भूस्वामियों के विवरण, यानी जो जमींदारों के विवरण। अब जमींदारों के विवरण क्या? किसी ने किसी को ज़मीन दी, किसी ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन पे कोई काम कर रहा है, क्या उगा रहे हैं, तो भूस्वामियों के विवरण। तीन वर्ग की जानकारी किस किस से मिलती है हमें? भूस्वामियों के विवरण से। मूल्यों और विधि के मुकदमों। मूल्यों क्या होता है? जो नैतिक मूल्य, यानी उसने कोई पाप किया, कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा दी जाएगी। विधि के मुकदमों, कानून के मुकदमों के दस्तावेज, साथ में चर्च से मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। इन तीनों से जानकारी मिलती है किसकी? यूरोपीय इतिहास की। और साथ साथ चर्च से प्राप्त अभिलेखों में व्यापारिक संस्थाओं, गीत, कहानियों द्वारा, त्योहारों द्वारा व अन्य सामुदायिक गतिविधियों द्वारा इस चैप्टर यानी इस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ये जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? भूस्वामियों के विवरण से प्राप्त होती है, चर्च से मिलने वाले दस्तावेजों जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह के अभिलेख है, और भी अभिलेख जो चर्च से मिले हैं वो क्या हैं? वह व्यापारिक संस्थाएं, कि भाई इस, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले भी कि पादरी वर्ग का या कि ईसाई वर्ग का सब पूरे राज्य पर कब्जा होता था, यानी जितने भी नियम कानून लागू होते थे वो चर्च द्वारा लागू किए जाते थे। तो इन सभी चीज़ों से हमें यूरोपीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। भूस्वामियों के विवरण और दस्तावेजों, इन सबसे जानकारी किसकी मिलती है? यूरोपीय इतिहास की, पश्चिमी यूरोपीय इतिहास की, जिसका नाम है तीन वर्ग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सामंतवाद वर्ड आया बार बार, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है, यानी सामंतवाद का संबंध किससे? कृषि उत्पादन को दर्शाता है, जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। ठीक है। सामंतवाद का अर्थ पहले देख लेते हैं। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। ठीक है। और जो भूमि के टुकड़े के मालिक होते हैं उन्हें सामंतवाद या अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं हम। तो सामंतवाद एक तरह से कृषि के उत्पादन को दर्शाता है, सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते हैं, यानी जो किसान होते हैं लॉर्ड कौन? जमीन के मालिकों को श्रम सेवा प्रदान करते हैं, बदले में लॉर्ड उनको सैनिक सुरक्षा देते हैं। तो आपसी संबंध है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पढ़ा, पादरी, अभिजात वर्ग, कृषक, इन तीनों के आपसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठनों को इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सामंतवाद एक तरीके से इसका वो है, उद्देश्य है कि भाई ज़मीन का मालिक अभिजात वर्ग, और ज़्यादातर ज़मीन चर्च के कब्जे में थी, और कृषक ज़मीन पर कार्य करते थे, कुछ के पास अपनी ज़मीन
हुआ करती थी। तो इन सारे पॉइंटों से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम। तो सामंतवाद ये आता है, सामंतवाद किस शब्द से बना है? जर्मन शब्द से बना है। उसका अर्थ क्या है? भूमि का टुकड़ा। तो सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। और सामंतवाद उस संबंध को दर्शाता है जिसमें लॉर्ड और कृषक आपस में जुड़े होते हैं, यानी सामंत और कृषकों के संबंधों पर। तो कृषक अपने लॉर्ड को सेवा प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा लौट देते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर समझने के लिए। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि सामंतवाद के द्वारा ही हम तीनों के संबंधों की व्याख्या करेंगे। तो आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों ने सामंतवाद का प्रयोग किया है। ठीक है। मध्यकालीन युग का टाइम पीरियड क्या रहा है? 5वीं से 15वीं सदी के मध्य के युग को यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है, यानी मध्यकालीन युग। तो 5वीं से 15वीं सदी 100 साल यानी 1000 साल के बीच के टाइम को जो मध्य यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान का नाम क्या है? मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सामंतवाद पर कार्य किया और भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया। यानी कि पूरी कहानी सामंतवाद के टॉपिक को लेकर इन तीनों के संबंधों की चर्चा करने पर है, जिसको विद्वान मार्क ब्लॉक ने सबसे पहले सामंतवाद शब्द यूज किया और बताया कि किस तरह की भूमि के टुकड़े यानी कि भूगोल के महत्व पर हमने मानव इतिहास को जाना है, जिससे लोगों के व्यवहार रुख को समझा जा सके। पूरी लड़ाई किसकी है? जमीन की। आज भी हमारे देश में पूरी लड़ाई किसकी है? जमीन की। तो सामंतवाद पर काम करने वाले प्रथम विद्वान का नाम क्या है? मार्क ब्लॉक। ये कहाँ के हैं? ये हैं भाई फ्रांस के। ठीक है। और 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पादरी यानी ईसाई, अभिजात वर्ग और कृषक। तो पहले पादरी वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं कि पादरी वर्ग क्या क्या काम करता था। ठीक है। तो पादरी वर्ग क्या क्या काम करता था बेटा? पूजा पाठ करता, तो पूजा पाठ करता था, ईसाई समाज का मार्गदर्शन करता था, धर्म में उपदेश देता था, भिक्षु, पादरी वर्ग में कुछ भिक्षु पादरी भी थे, वो निश्चित नियमों का पालन करते थे, धार्मिक समुदाय में रहा करते थे, आम आदमी से मठों में दूर निवास करते थे। तो ये पादरी के काम है, पूजा पाठ करना, ये तो भाई पुजारी तो करेंगे, साथ में ईसाई समाज का मार्गदर्शन करना, यानी कि जो भी वहाँ के नागरिक थे उनका मार्गदर्शन करना किसके अंडर में था? पादरियों के। धर्म के बारे में उपदेश देना, और कुछ पादरी भिक्षु कुछ निश्चित नियमों का पालन करते थे, साथ में धार्मिक समुदायों में या मठों में रहते थे। ठीक है। ये पादरी वर्ग के काम बेटा। तो कौन सा वर्ग पूजा पाठ करता था? पादरी वर्ग करता था। आगे बढ़ते हैं। अब अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। अभिजात यानी जो कि रईस वर्ग कहलाएगा, जिसके पास जमीन अधिक मात्रा में, ये अपनी अपनी संपदा पर इनका स्थायी नियंत्रण था, यानी अपनी अपनी प्रॉपर्टी पर इनका कंट्रोल था पूरा। सैन्य क्षमता, इनकी अपनी सेना रख सकते थे। न्यायालय लगाने का अधिकार था इनके पास। अपनी मुद्रा का प्रचलन करने का अधिकार था इनके पास। और इसी के द्वारा नाइट वर्ग कौन था? आपको मैं लास्ट एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी नाइट वर्ग का उदय। तो नाइट वर्ग अश्व सेना की आवश्यकता है, इसके कारण इसका उदय हुआ। यानी नाइट अश्वरोही होते थे जो राजा की युद्ध में मदद करते थे। तो अभिजात वर्ग यानी कि सेकंड नंबर का जो वर्ग है, उसके क्या क्या काम है? अपनी अपनी संपदा पर नियंत्रण करना। पादरी पूजा पाठ नियम लागू करते थे, अभिजात वर्ग उन नियमों को फॉलो करते थे, सेना रखते थे, अपनी मुद्रा जारी कर सकते थे, और यहाँ तक कि ये अदालत, न्यायालय लगाने का अधिकार था इनको। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कृषक। तो कृषकों को 2 भागों में बांट रखा है, स्वतंत्र किसान और कृषिदास। स्वतंत्र किसान कौन होते थे? अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखना, यानी कि जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि थी, अपनी भूमि पर काम करते थे, साथ में लॉर्ड की भूमि पर भी काम करते थे। और कृषिदास जो लॉर्ड के भूखंडों पर ही कार्य करते थे, इनको सर्फ कहा गया। तो परीक्षा में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि सर्फ का क्या तात्पर्य है। तो सर्फ यानी कृषि दास, कृषि करने वाले दास को सर्फ कहा गया है। और ये कृषिदास होते क्या थे? जो लॉर्ड के भूखंडों पर कार्य करते थे। और स्वतंत्र किसान जो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार यानी अपनी भूमि को पे तो काम करते थे और लॉर्ड के काश्तकार के रूप में भी कार्य करते थे। तो समाज का 3 वर्ग कौन सा था बेटा? एक तो हम लिखेंगे पादरी वर्ग, ठीक है, एक हमारा हो गया अभिजात वर्ग और एक हो गया कृषक वर्ग। और तीनों के कार्य आपको बता दिए हैं। एक और आगे पॉइंट बढ़ते हैं।
राजा द्वारा कृषकों पर एक कर लगाया जाता है, टैली, जिसे कि टाइल बोला गया है कक्षा 9वीं 10वीं में फ्रांस की क्रांति में। तो वही बात है, राजा कृषकों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर लगाते थे, टैली। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। तो पूरी कहानी जो आ रही है फ्रांस की क्रांति पर ही उभर के आ रही है। 5वीं से हम 9वीं से 16वीं सदी पढ़ रहे हैं, तो 16वीं सदी के बाद ही राजा लुई 16वां आया 17वीं सदी में, फिर फ्रांस की क्रांति हुई। तो ये सब हम नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे आगे। तो राजा कृषकों पर कौन कौन सा कर लगाते, टैली। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। और अगला पॉइंट, लॉर्ड की जागीरों पर कृषकों के परिवार को सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन काम करना पड़ता था। किनको काम करना पड़ता था? जो किसान थे, एक रूल था कि भाई वीक में 3 से 4 दिन हम लॉर्ड की ज़मीन पर कार्य करेंगे। इस प्रवृत्ति को श्रम अधिशेष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रम अधिशेष कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो श्रम अधिशेष का मतलब क्या है? अगर परीक्षा में आता है कि आप श्रम अधिशेष बताइए मुझे, तो हम बोलेंगे कि लॉर्ड की जागीरों पर किसानों को, परिवारों को सप्ताह में 3 या उससे अधिक 3 या 4 दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष। ठीक है, जो गुलाम थे, जो जिनके पास छोटी ज़मीन थी, उनका रूल था कि 3 से 4 दिन वो उनकी किसानों में खेती में काम करेंगे और बाकी दिन अपने खेतों में काम करेंगे। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार, नगरों का विस्तार हुआ। भाई जब कृषि बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा तो नगर बनेंगे, और एक चौथा नगरवासी का युद्ध हुआ और उदय हुआ। तो 3 वर्ग तो ऑलरेडी थे, कौन कौन से? पादरी, अभिजात, कृषक, और चौथा वर्ग नगरवासी। इनको मोस्टली व्यापारी के रूप में जाना गया। ये जैसे कि ये श्रेणी, एक श्रेणी बनी, श्रेणी को गिल्ड बोलते हैं। अगर आगे गिल्ड किसे कहते हैं? तो श्रेणी को कहते हैं, और श्रेणी को गिल्ड कहते हैं। श्रेणी आर्थिक संस्था का आधार था, समाज का चौथे भाग के रूप में जाना जाता था। जो चौथा भाग उदय हुआ मोस्टली व्यापारी वर्ग के नाम से भी जाना गया। और गिल्ड के बारे में, श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ कि प्रत्येक शिल्पी या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यानी श्रेणी का क्या काम था? एक ऐसी संस्था थी बेटा जो उत्पाद की गुणवत्ता, इसके मूल्य, बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। यानी एक संस्था थी श्रेणी जो उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। यानी चौथा वर्ग नगरवासी का उदय हुआ। तो चौथा वर्ग कौन सा है? नगरवासी। परीक्षा में आ जाए कि नया वर्ग कौन सा उदय हुआ? नगरवासी। और श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसा ग्रुप होता है व्यापारियों का जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य, बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। आगे बढ़ेंगे। नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य, लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति कारण सामंती। समय बीतता गया और नगरों में तो भाई अब जमींदारी प्रथा एंड हो गई। जैसे दिल्ली में कौन खेती करता है? बहुत ही कम लोग खेती करते हैं। तो नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगे। तो कैसे पड़ने लगे? नगरों में लॉर्ड अब इतने पावरफुल नहीं रह गए। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में कुछ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए? लोहे के फालों का प्रयोग, खेती करने के लिए लोहे का फालों का प्रयोग किया जाने लगा। पशुओं को हल जोतने की तकनीकों में सुधार आया। पशुओं के खुरों, पैरों में लोहे के नालों का प्रयोग करने लगे। 2 खेतों वाली फसल व्यवस्था में 3 खेतों वाली। अब पहले 2 ही फसल उगाते थे खेत में, अब 3-3 फसलें उगाने लग गए। वायु व जल शक्ति के उपयोग से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो 11वीं शताब्दी में क्या क्या यूरोप में चेंज आया टेक्नोलॉजी में? भाई लोहे के फाल का प्रयोग। अब आप लकड़ी से खेती करोगे, टाइम लगेगा, लोहे से कम लगेगा। तो 11वीं शताब्दी तक यूरोप में क्या हुआ? लोहे के फालों का प्रयोग। देखो ये सब सामंत व्यवस्था है भाई, जमींदारी, सामंत, जमीन का टुकड़ा, उससे जुड़े संबंध है कि धीरे धीरे जमीन पे मालिकों का हक कम होता गया और नगरवासी वर्ग का उदय हुआ। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यूरोप में और भी बदलाव आए कि लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हल में जोतने के तरीकों में सुधार, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग, 2 खेतों वाली फसल व्यवस्था में 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत। ये सब क्या है? 11वीं शताब्दी में नए बदलाव हैं। ठीक है, देखो चैप्टर रिवाइज करवाता हूँ आपको, क्लियर, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सर चैप्टर मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। भाई 3 वर्ग है, हमें पूरा कहानी इनके बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो जानकारी के स्रोत आपको समझ में आ गए। सामंतवाद का मतलब है जमीन का टुकड़ा, यानी तीनों का। देखो जिसके पास जमीन होगी ज़्यादा वो अपने आप को रईस मानेगा, जिसके नहीं होगा किसान मानेगा। तो इनसे जुड़ा हुआ सब कुछ। ठीक है, पादरी के काम हो गए, पूजा पाठ वगैरह। अभिजात वर्ग के काम हो गए, कृषक के काम हो गए।
ये जो मेन पॉइंट टैली कर क्या होता है कि राजा कृषकों पर लगाते थे, ठीक है। श्रम अधिशेष क्या हो गया कि किसानों को 3 से 4 दिन अपने जमींदारों के खेत में काम करना पड़ता था। ये सब बहुत सिंपल है। अब है 14वीं शताब्दी का संकट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकट हुआ था, ये कई बार परीक्षा में आया। 14वीं शताब्दी का संकट क्या है कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। क्यों आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया? नंबर 1, मौसम में परिवर्तन, पैदावार करने वाले मौसम छोटे हो गए, यानी वेदर में चेंज आ गया। जिस मौसम में पैदावार होती है वो कम हो गए और बेकार वाला वेदर ज़्यादा हो गया। तो मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। गहन जुताई यानी कि बहुत अधिक मात्रा में खेती करने से भूमि कमजोर हो गई। आगे बढ़ते पॉइंट। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी हुई और धातु की मुद्रा में गिरावट आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ और महामारियां बहुत सारी फैली। तो ये पीछे 5 बहुत बड़े संकट थे। कौन कौन से? एक तो पैदावार को लेकर संकट हुआ क्योंकि मौसम बदल गए। गहन जुताई के कारण खेत कमजोर हो गए। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि से संसाधन कम पड़ गए। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खाने से उत्पादन कमी के कारण धातु मुद्रा में कमी हो गई, महामारियां फैल गई, ठीक है। और राजनीतिक परिवर्तन, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। भाई इससे क्या हुआ? नए शक्तिशाली राज्य उदय हुए, जिसमें फ्रांस भी एक महत्वपूर्ण राज्य बना। संगठित स्थायी सेना बना ली गई, एक स्थायी नौकरशाही बना ली गई और राष्ट्रीय कर प्रणाली को स्थापित किया गया। इन सभी परिवर्तनों के कारण क्या हुआ? अब सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी और नए राजनीतिक शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने एक सेना बनाई, नौकरशाही बनाई और कर प्रणाली। अब नई शासन व्यवस्था पुरानी से बिल्कुल अलग थी। अब शासक पिरामिड के शिखर पर नहीं था। जो राजा था ना टॉप पे, जैसे कि पादरी वर्ग और फिर राजा यानी अभिजात वर्ग, तो राजा अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था। जहाँ तक राजभक्ति विश्वास है, आपसी निर्भरता पर टिकी हुई थी। वह अब तक दरबारी समाज, आश्रयदाता अनुयायी का केंद्र बिंदु था, यानी कि वही निरंकुशवादी आ गया था। फिर राजा को निरंकुश बनना पड़ा। कैथेड्रल नगर, कैथेड्रल क्या है? चर्च का नाम है, कैथेड्रल चर्च होता है ना एक। कैथेड्रल मतलब चर्च। और चर्च के नगर कैसे बने? भाई पहले चर्च बनेगा, लोग रहेंगे और नगर बन जाएगा। तो इसके बारे में बता रखा है कि फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण 12वीं सदी में होने लगा। तो फ्रांस में कैथेड्रल नगर कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण 12वीं सदी में होने लगा। अमीर व्यापारियों द्वारा चर्चों को दान देना और अपने धन खर्च करने का जरिया था, यानी रईस लोग चर्च में दान दिया करते थे और अपने धन को यूटिलाइज किया करते थे। कैथेड्रल पत्थर के बने चर्च होते थे, उन्हें बनने में कई वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और नगरों का विकास हुआ। कैथेड्रल इस प्रकार बनाया गया कि पादरी की आवाज़ सभागार में साफ साफ सुनाई पड़े, भिक्षुओं का गाना अधिक मधुर सुनाई पड़े, साथ ही लोगों को बुलाने के लिए प्रार्थना वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़े। तो कैथेड्रल नगर क्या होता है बेटा? क्योंकि और फ्रांस का बार बार जिक्र क्यों है? क्योंकि ये पूरी कहानी एंड में फ्रांस पे जुड़ेगी। फ्रांस ही एक पूरे यूरोप में एक ऐसा दुनिया में राज्य था जहाँ पे क्रांति हुई थी, तो उसके आसपास के जुड़े क्षेत्र, इटली हो गया, रोम, इन सबको मिला के कहानी चल रही है। तो फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्च का निर्माण, तो कैथेड्रल किसे कहते हैं? बड़े चर्चों को बोलते हैं। पत्थर के बने चर्चों को कैथेड्रल बोलते हैं। और नगर कैसे बने बता दिया कि पहले अमीर व्यापारियों ने चर्चों को दान दिया, पत्थर के बने होते थे, और जब उन्हें बनाया जा रहा था तो आसपास का क्षेत्र बस गया, भाई कोई मजदूर के रूप में, कोई व्यापारी के रूप में, और नगरों का विकास हुआ। और इस प्रकार कैथेड्रल नगर को बनाया गया था कि पादरी की आवाज़ पूरे सभागार में सुनाई पड़े, भिक्षु गायन सुनाई पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस तरह इस चैप्टर का एंड होता है, यानी एक ही वीडियो आप देखोगे तो चैप्टर एंड हो जाएगा पूरा। ओके, मेन पॉइंट की मैंने वीडियो बना दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगा तो वीडियो में जरूर लेकर आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।